आज हम बात करेंगे, अंतरा पाठ्य पुस्तक है, इसके बारे में बात शुरू कर ली थी, जिसका भाग 1, और ये ऐच्छिक अंतरा की जो पुस्तक है ऐच्छिक है, कक्षा 11। इस पाठ्य पुस्तक में पहला जो हमने पाठ है वो देख लिया था, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह। सेकंड पार्ट दोपहर का भोजन कहानी अमरकांड। तो दोपहर का जो भोजन कहानी लिखी है उसके लेखक कौन है? अमरकांत, पहली बात। अब हम सबसे पहले अमरकांत जी का लेखक परिचय पढ़ेंगे कि अमरकांत जी क्या कहना चाहते हैं, या इनका जन्म, इनका योगदान, ये सारी बातें हम इस पाठ में सबसे पहले देखेंगे। अमरकांत, सबसे पहली बात तो देखें कि अमरकांत जी का मूल नाम क्या है, क्योंकि हमने वो नाम पढ़ा था प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय। इसी तरीके से अमरकांत का मूल नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। इनका मूल नाम है श्रीराम वर्मा। जन्म, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1925। 1 जुलाई 1925 को इनका जन्म हुआ था बलिया। बलिया एक स्थान है, इस बलिया नामक स्थान पर ये पैदा हुए थे। जन्म स्थान, क्योंकि हमसे अलग अलग पूछा जा सकता है, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। तो जन्म 1 जुलाई 1925, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान में नगरा गांव, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। यानी जिस गांव का नाम नगरा गांव है, जो जिला है नगरा गांव, बलिया जिले में पड़ता है, और बलिया उत्तर प्रदेश राज्य का। आरंभिक शिक्षा, आरंभिक शिक्षा इसकी बात करें तो उसी जिस स्थान पे ये पैदा हुए थे बलिया, तो आरंभिक शिक्षा पूछे बलिया। एक आरंभिक और एक प्रारंभिक। प्रारंभिक की हमने कल बात की थी कि प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ होता है जहां कक्षा 1 से 8 तक संचालित होती है जिस विद्यालय में। लेकिन आरंभिक शिक्षा मतलब शुरुआती शिक्षा, अब हम कह सकते हैं पहली, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 8वीं से कम की बात है, 5वीं तक की भी हो सकती है, तो कहते हैं आरंभिक शिक्षा बलिया। तत्पश्चात, या तत्पश्चात का अर्थ होता है उसके बाद ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए। वहां से इन्होंने बीए, तो इन्होंने बीए पास की। इनकी शिक्षा की बात करें तो बीए पास, और बीए कहां से की? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की। साहित्य सृजन में बचपन से रुचि थी, यानी अमरकांत जी की साहित्य सर्जन की बात करें तो इनकी साहित्य सर्जन की रुचि बचपन से मानी जाती है। किशोरावस्था में कहानी लेखन का प्रारंभ किया, और जैसे ही वो किशोरावस्था में आए उस समय मतलब बच्चे कुछ नहीं सीख पाते, उस समय इन्होंने क्या कर दिया? कहानी लिखना शुरू कर दिया। किशोरावस्था आते आते, यानी इन्होंने किस क्षेत्र में जाना है, क्षेत्र का चुनाव कर लिया। किशोरावस्था तक बच्चे खूब मस्ती लेते हैं, उस अवस्था में तो इन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया था। तो कह सकते हैं बचपन में इनकी साहित्य रुचि थी, उसके बाद किशोरावस्था में आते आते इन्होंने लेखन भी लिखना, यानी लिखना प्रारंभ कर दिया। साहित्यिक जीवन की शुरुआत, यानी ये साहित्यिक जीवन में आए, इसकी शुरुआत कहां से हुई? पत्रकारिता से, यानी सर्वप्रथम ये पत्रकारिता क्षेत्र में गए। सर्वप्रथम आगरा से, यानी पत्रकारिता का जो कार्य इन्होंने शुरू किया, तो सबसे पहले ये गए आगरा। आगरा से दैनिक पत्र सैनिक, आगरा से एक पत्र निकलता था दैनिक, दैनिक मतलब एक दिन, पर डे निकलने वाला पत्र, दैनिक पत्र, और उस पत्र का नाम था सैनिक। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि आगरा से जो कौन सा पत्र निकलता था? सैनिक पत्र निकलता था। वो कैसा था? दैनिक पत्र था। उसमें एक विभाग है, संपादकीय विभाग में कार्य आरंभ किया। तो हमने अमरकांत जी की बात की कि इन्होंने जो मतलब साहित्य की शुरुआत की है पत्रकारिता से की है, और इन्होंने पहले पत्र में संपादकीय विभाग में कार्य किया था, वो सैनिक पत्र था जो आगरा से प्रकाशित होता था। यहां से प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए। उसके बाद वो आगे बढ़े, आगरा से सैनिक पत्र के संपादकीय कार्य के बाद प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए। उसके बाद इनकी जिन जिन पत्रिकाओं की बात करें, किन किन पत्रिकाओं से इनका जुड़ा हुआ, एक पत्रिका का नाम है दैनिक अमृत पत्रिका।
तो दैनिक का मतलब पर दिन आने वाला, जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। अब राजस्थान पत्रिका भी दैनिक पत्र है, उसी तरीके से ये दैनिक पत्र में जुड़े अमृत पत्रिका, दैनिक भारत और कहानी पत्रिका। तो अब एक प्रश्न यह बन सकता है कि अमरकांत जी किन किन पत्रों से जुड़े हुए थे। तो पहला आगरा से निकलने वाला सैनिक, उसके बाद अमृत पत्रिका, दैनिक भारत और कहानी पत्रिका से संपादकीय विभाग से ये जुड़े हुए थे। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। कई बार परीक्षाओं में सीधा पूछा जा सकता है, 4 लेखक दे दिए जाते हैं और ऐसा ऊपर दे दिया जाता है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है, तो उनमें से 3 होंगे नहीं और होंगे उनका नाम होगा। इनकी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। अमरकांत की जो कहानियां हैं उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का वर्णन इन्होंने किया है। यथार्थ चित्रण का अर्थ होता है जैसा था वैसा चित्रण करना, यानी जैसा ग्रामीण और शहरी वातावरण है उसी के अनुरूप उन्होंने चित्रण कर दिया। कहानी का विषय, यानी किस विषय पर इन्होंने ज्यादातर कहानियां लिखी, अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि कहानियों को विषय बनाया। इनकी शैली कैसी है, सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करते हैं। इनकी जो शैली है वो मतलब सहज है, सामान्य है, और भाषा पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इनकी पंक्तियां पढ़ते हैं तो हमारे सामने वो चित्र बनता जाता है, उसको कहते हैं भाषा की सजीवता। इस वजह से मतलब पाठकों की ओर आकर्षित करते हैं, पाठकों को वो चीज, पाठक मतलब इनकी कहानियों में पढ़ने में रुचि लेते हैं। इनकी रचनाएं, इनकी रचनाओं में सबसे पहले बात करें कहानी संग्रह, इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह, और इन्हीं कहानी संग्रह में से कई बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे हमें दे सकते हैं, सबसे पहले तो कहानी संग्रह में पता होना चाहिए, जिंदगी और जोक कहानी संग्रह किसका है, तो हम कह सकते हैं अमरकांत का है। जिंदगी और जोक देश के लोग भी कहानी संग्रह इनका है। मित्र मिलन कहानी संग्रह है। मौत का नगर कहानी संग्रह है, और कहासा, तो ये इनके कहानी संग्रह है। कक्षा 11 की अंतरा पाठ्य पुस्तक के ये कहानी संग्रह, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मित्र मिलन, मौत का नगर, कहासा आदि इनके। तो अब हम बात कर रहे हैं इनके उपन्यास। उपन्यास सबसे पहले तो हम सभी उपन्यासों के हमें नाम पता होना चाहिए। यदि उपन्यासों के नाम पता है तो हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पेपर में पूछा जाता है कि अमरकांत के 4 उपन्यासों के नाम लिखो, या यदि हम आरपीएससी की परीक्षाओं की बात करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उनमें ऐसा पूछा जाता है कि एक रचना दे दी, उस रचना से पूछ लिया कि ये रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसी तरीके से हमें इनका नाम पता होना चाहिए और विधा पता होनी चाहिए। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से काले उजले दिन अमरकांत के उपन्यास हैं। अब इनमें से श्रेष्ठ उपन्यास की बात करें, क्योंकि इन्हीं हथियारों से जो उपन्यास हैं उस उपन्यास को 2007 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। तो ये रचना कई बार पूछी जा चुकी है, महत्वपूर्ण रचना है कि अमरकांत की किस रचना को साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हीं हथियारों से उपन्यास को सम्मानित किया गया है। अब बात करें, अमरकांत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी है, उससे भी सम्मानित किया गया है। 2009 को भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन यह भी पूछा जा सकता है कि इनको जो ज्ञानपीठ मिला था वो संयुक्त रूप से मिला था, यानी वो अकेले नहीं थे, इनके साथ एक व्यक्ति का नाम और लिया जाता है, उनका नाम है श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत दोनों को साथ में 2009 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और साहित्य अकादमी इनको इन्हीं हथियारों से मिला ही है। बाल साहित्य भी लिखा गया, इनके द्वारा हिंदी में बाल साहित्य भी लिखा गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में इन्होंने, अंतरा की इस पुस्तक में उनकी कहानी
यानी इस पुस्तक में इन्होंने एक कहानी लिखी है जो कक्षा 11 की पुस्तक है ऐच्छिक, उसमें अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन जो कहानी है वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। उस निम्न मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसमें दोपहर के खाने पर जब परिवार के सारे सदस्य आते हैं और उस परिवार की हालातें जैसी हैं उन हालातों को ध्यान में रखते हुए वो मतलब कम खाने में भी सारे के सारे संतुष्ट हैं। वो सोचते हैं कि एक समय वो भी आ जाएगा कि हमें पूरा खाना मिलने लग जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए उस परिवार की यदि मुखिया की बात करें, मुखिया वैसे तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद है, लेकिन यहाँ यदि बात करें तो जो मतलब यदि किसी परिवार की हालात नाजुक होती हैं तो उसको उस परिवार की गृहिणी है जो ध्यान में रखती हैं। तो उसमें यदि उस आधार पर मुख्य पात्र की बात करें तो वो है सिद्धेश्वरी। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए दोपहर का भोजन जो कहानी है इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है। एक ही परिवार को लेकर लिखी गई है और वो परिवार कैसा है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। उस परिवार में मुंशी चंद्रिका प्रसाद जिनकी उम्र 45 वर्ष, उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी जिनकी उम्र हमारी पाठ्य पुस्तक में बताई नहीं गई है, और मुंशी चंद्रिका प्रसाद और सिद्धेश्वरी जी के 3 संतानें होती हैं। तीनों में बड़ा बेटा रामचंद्र, और रामचंद्र के लिए यहाँ कई बार एक बड़कू शब्द काम में लिया गया है। मंझला बेटा मोहन के लिए मंझला शब्द भी काम में लिया गया है, और मंझला बेटा जो मोहन जिसकी उम्र है 18 वर्ष, बड़ा बेटा रामचंद्र जिसकी उम्र है 21 वर्ष, और सबसे छोटा बेटा प्रमोद जो 6 वर्ष का है। तो 3 बेटे हैं उनके, रामचंद्र, मोहन, प्रमोद। अब तीनों की उम्र जैसे रामचंद्र की 21, मोहन की 18 और प्रमोद की 6। अब यदि हम बात करें इनका काम, इनका कार्य, क्योंकि हमने बात की थी कि मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, तो इनके पिता, इन लड़कों के पिता मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो 45 वर्ष के हैं, वो मतलब मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क थे, और 1.5 साल पहले वहां से मतलब इनकी भी छुट्टी हो गई थी। मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क पद पर थे। 1.5 साल पहले जब मजदूरों की छंटनी की गई उसमें इनको मतलब फ्री कर दिया गया। तो इनके पास भी अब कोई काम नहीं है। सिद्धेश्वरी गृहिणी है, कोई पशुपालन और इनका कोई काम बताया नहीं गया है। रामचंद्र जो इनका बड़ा बेटा है, उनकी बात करें तो रामचंद्र को कोई स्थानीय समाचार पत्र है उसके दफ्तर में प्रूफ रीडरी का कार्य सिखाने के लिए पिछले साल भेजा था। पिछले साल ही रामचंद्र ने इंटर पास की थी, और इंटर पास करने के बाद इन्होंने स्थानीय समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडरी के कार्य के लिए भेज दिया। तो उनको सीखने के लिए यदि कोई जाता है तो पैसे थोड़े ही मिलते हैं, उस वजह से मतलब 2 पात्र देखे हैं बड़े, उनके कोई आमदनी नहीं है। उसके बाद बात करें उससे छोटा बेटा मोहन की पहचान बताई है कि चेहरे पर चेचक के दाग है। छोटा प्रश्न बन सकता है कि किस पात्र के चेहरे पर चेचक के दाग है? मोहन हाई स्कूल की जो शिक्षा, जो 12वीं की शिक्षा है, वो प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, यानी ये मतलब एग्जाम भी दे रहे हैं, हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट, रेगुलर नहीं। ये चीज ध्यान में रखनी है। एक इस पाठ में आएगा गंगा शरण बाबू, कोई है जिसकी लड़की की मतलब शादी तय की है। गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी जिस लड़के से की है वो लड़का MA पास बताया गया। अब इस पूरी की पूरी कहानी में सिद्धेश्वरी क्या करती हैं? सिद्धेश्वरी दोपहर के भोजन के लिए जब एक एक करके आते हैं तो उन लोगों को अपने परिवार के हालात पता होने के बावजूद भी परिवार को एकजुट रखना चाहती है। इसलिए सबसे पहले इनके घर में इनका बड़ा बेटा रामचंद्र आता है। रामचंद्र जैसे ही आता है तो उस समय वो मतलब रामचंद्र की थाली में वो निर्धारित यानी 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल, चने की तली तरकारी, यानी जो जो
खाने पर आते हैं, रामचंद्र है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद है, मोहन है, ये तीनों जब खाने पर आता है तो उनके लिए ये निर्धारित खाना होता है। उसके बाद भी ये मतलब सिद्धेश्वरी क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मतलब यदि आपको और चाहिए तो खाना और पड़ा, लेकिन ये भी परिवार के हालात जानते हैं, इस वजह से मतलब वो कम खाने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि बस हो गया। अब बात करें अंत में इसकी माँ जो सिद्धेश्वरी खाना खाती है, उनको इस पाठ के अनुरूप 1 रोटी मिलती है, लेकिन जब वो 1 रोटी खाने के लिए बैठती है तब उसको अपने छोटे ही छोटे लड़के प्रमोद की याद आ जाती है, आधी रोटी इसके लिए रखती है। तो ऐसा करके, और इनके जो परिवार में यदि हम कपड़ों की ओर बात करें तो सबके फटे पुराने कपड़ों के बारे में चित्रण किया गया है। इनकी जो गरीबी और इस पूरे पाठ में चर्चा की गई है।